हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 जो आपकी नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट 2 इंटू में 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू में 5 टू द पावर n माइनस 5 इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो 24 कि इस तरीके से हमें प्रूव करना है। अब इसके अंदर यूज होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेवल है जैसे क्लास 11th में पढ़ते थे। बस अब यहाँ जो लिखने का तरीका है और जो आपकी थिंकिंग का नजरिया है वो चेंज हो गया है। अभी यहाँ कंग्रुएंट मोडुलो n की फॉर्म में लिख रहे थे, वहां प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ हम अलग ही टाइप से लगाते थे। अब इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग इज कंग्रुएंट टू द डैश मोडुलो n जो भी है। दिस मीन्स यहां से आप इस तरीके से भी सिंपल वे में लिख सकते हो। दिस मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट अब हमें क्या प्रूव करना है कि 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 और 0 को इस साइड माइनस करोगे इज डिविजिबल बाय 24। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दिस नंबर है a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n का मीनिंग क्या होता है कि a माइनस b को ये डिवाइड करेगा जो मोडुलो में लिखा होता है। तो दिस मीन्स माइनस 0 कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस स्टेटमेंट को ये 24 डिवाइड कर पा रहा है हर एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, दिस मीन्स हम ये रिजल्ट ट्रू बोल सकते हैं भी एक्चुअल में ये सही लिखा है। क्लियर? अब माइनस 0 किया है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं, चाहे ना भी करो तब भी वही नंबर रहेंगे। अब जस्ट हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा 24 से। क्लियर? तो हम मान लेते हैं इसको कि लेट कि ये जो इस तरीके से लिखा है ये कोई फंक्शन है n का, f ऑफ n। इस तरीके से हमने मान लिया कि जो इक्वल है 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5। अब इसको डिविजिबल हमें 24 से दिखाना है भी। तो फर्स्टली यहां इस तरीके से लिखोगे, फर्स्टली वी विल चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। क्लियर? जहां 1 क्या है आपका नेचुरल नंबर है भी, तो हम 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि जो f ऑफ 1 होगा, f ऑफ 1 क्या बनेगा 2 इंटू 7, 7 की पावर 1 7 ही होगा, 3 इंटू 5 और माइनस 5, ये कितना हुआ 14, ये कितना हुआ 15 माइनस 5, तो ये कितना हुआ 24। अब विच इज डिविजिबल बाय 24। अब ये 24 ही हो गया तो दिस मीन्स 24 से तो डिविजिबल होगा। क्लियर? तो यहां से आप लिखोगे कि ये जो 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n इज कंग्रुएंट टू 0 मोडुलो n 24 इज ट्रू। अब ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए तो होगी भी ट्रू। अब हम मान लेते हैं कि k के लिए ट्रू है। लेट हम सपोज कर लेते हैं इट विल बी ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k, जहां k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है भी। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, दिस मीन्स ये जो f ऑफ n है 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5। अब ये किससे डिविजिबल होगा 24 से, और अगर ये 24 से डिविजिबल है तो मैं 24 इंटू m लिख सकता हूँ, यानी कि 24 का मल्टीपल जहाँ m कोई भी इंटीजर हो सकता है। दिस मीन्स ये स्टेटमेंट 24 से डिविजिबल हो गई। ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 2 इंटू 7 टू द पावर k की, जिसको मैं लिख लेता हूँ 24m माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर k और प्लस 5। क्लियर? अब 2 इंटू 7 टू द पावर k की वैल्यू हमने निकाल ली भी। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर यहां से 7 टू द पावर k की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा डिवाइड में 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो भी। अब हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, जहां k क्या था इंटीजर। अब हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है भी। तो जब k प्लस 1 के लिए प्रूव करोगे तो यहां से स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो f ऑफ k प्लस 1 है वो बनेगा इस तरीके से कि 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 1 होगा प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 1 होगा और माइनस में क्या हुआ 5।
अब ये वैल्यू बनी, इसको हमने डिविजिबल दिखा देना है 25 से। तो जब 25 से डिविजिबल दिखाएंगे तो इसको चलो एक बार यहीं लिख लेते हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भी 7 की पावर k इंटू 7, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड होगी, और 7 इंटू 2 ये कितना हुआ 14 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू, अब देखो यहाँ 5 टू द पावर k प्लस 1 है और माइनस में 5 है। उसके बाद यहाँ से देखिए इसको हम आगे लिख लेते हैं कि ये जो 14 इंटू में 7 टू दी पावर k है, और 7 टू दी पावर k की वैल्यू अगर देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू पुट कर देते हैं 24m माइनस 3 इंटू 5 टू दी पावर k और प्लस 5 अपॉन 2, क्लियर, और माइनस में है 3 इंटू, अब यहाँ 5 टू दी पावर k प्लस 1 है, इसको मैं 5 टू दी पावर k और इंटू में 5 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, और माइनस में 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेस से। अब 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हुआ 7, तो 24 ये m था यहाँ पे, तो 24 इंटू 7m माइनस 7 इंटू 3 21 इंटू 5 टू द पावर k, 7 5 जा 35, माइनस में ये वैल्यू 3 इंटू 5 करोगे तो कितना हुआ 15 5 टू द पावर k और माइनस का 5, क्लियर। अब देखो ये हुआ 24 इंटू 7m प्लस यहाँ 5 टू दी पावर k यहाँ से और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से और यहाँ से जब कॉमन लोगे तो ये तो क्या है नेगेटिव 7 इंटू 3, और यहाँ पे ये वैल्यू थी भी पॉजिटिव, क्योंकि ध्यान रखना ये बाद में क्या था पॉजिटिव था, वहाँ नेगेटिव लगा दिया तो इसको क्या करना ये पॉजिटिव है। तो यहाँ 5 टू दी पावर k हमने कॉमन लिया, तो 15 माइनस 21 करोगे तो ये आएगा माइनस का 6, और 35 माइनस 5 करोगे तो प्लस का 30 आएगा, क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 24 इंटू 7m, और अगर इन दोनों में से हम माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5 टू द पावर k और माइनस 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन अब ये तो हमने बना लिया, लेकिन 24 अब भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें से, यानी कि यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में 24 है, लेकिन यहाँ तो 6 है, यहाँ तो 24 नहीं बना। अगर यहाँ भी 24 बनता तो हम 24 कॉमन लेके इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ 24 कैसे बनेगा, अब मेन मुद्दा ये है। अब 24 तब बनेगा जब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये डिविजिबल हो जाए किससे 4 से, क्योंकि अगर ये 4 से डिविजिबल होगी तो 4 इंटू सम कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है, और 4 इंटू 6 वो 24 बन जाएगा, क्लियर। तो हम इसके लिए एक अलग से लिख लेते हैं कि लेट कि ये जो g ऑफ n है ये हमने मान लिया 5 टू द पावर n माइनस 5, n k की जगह n लिखा है। अब इसको अलग से हम 4 से डिविजिबल दिखा देंगे, तो हम पुट करेंगे n को 1, जब n को 1 पुट किया तो 5 माइनस 5 0, और 0 किससे डिविजिबल होता है 4 से, दिस मीन्स ये क्या होगा ट्रू। अब उसके बाद लेट करेंगे हम, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, सम k1 लिख लो, क्योंकि k तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि k1 के लिए ट्रू है, तो g ऑफ k1 क्या बनेगा कि 5 टू द पावर k1 माइनस 5, ये डिविजिबल है किससे 4 से, तो इसको 4 और m1 में लिख सकता हूं, जहां पे m1 क्या है कोई भी इंटीजर, वही प्रीवियस प्रोसीजर। तो यहां से अगर मैं 5 टू द पावर k1 की वैल्यू निकालूं तो 4m1 प्लस क्या बनेगा 5। अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, सॉरी k1 प्लस 1 के लिए, तो k1 प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पुट करेंगे 5 टू द पावर k1 प्लस 1 माइनस 5। अब इसको क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 टू द पावर k1 और माइनस में 5, तो 5 एज इट इज 5 टू द पावर k1 की वैल्यू क्या आई है यहां से पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 4m1 4 इंटू m1 और प्लस 5 और माइनस का क्या हुआ 5 से 5 कैंसिल, तो ये 4 इंटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5m1। अब ये 4 का क्या हो गया मल्टीपल, दिस मीन्स ये क्या है 4 से डिविजिबल है, तो दिस मीन्स आपने ये जो स्टेटमेंट मानी है इसको मैं 4 इंटू 5 क्या लिख सकता हूँ m1। तो जब आप आगे से इसको सोल्व करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 24 इंटू 7m माइनस 6 इंटू, और इस पूरी ब्रैकेट को अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि 4 इंटू m1 लिखा जा सकता है। जब यहाँ से कॉमन लोगे तो 24 कॉमन आया, तो ये क्या है 7m माइनस यहाँ से क्या बना m1, और यहाँ इस तरीके से आप लिख दोगे, इसको अलग रखना भी कि हेयर ये जो 7m माइनस m1 है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। दिस मीन्स ये जो स्टेटमेंट थी हमने किससे डिविजिबल दिखा दी 24 से, तो लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, हेंस
जो भी ये रिजल्ट था कि 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज कंग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 24। इस तरीके से लिखा जा सकता है भी। अब एक चीज और ध्यान रखना है भी, जैसे फर्स्ट पार्ट था भी, फर्स्ट पार्ट में जब हम इस स्टेप पे पहुंचे तो इसमें हमें 24 कॉमन नहीं दिखाई दिया, तो हमें अलग से इस टाइप से ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो इसको फिर हमें 4 से डिविजिबल दिखाना पड़े। इसके बाद अगर मान लिया यहाँ ये हो जाता कि 24 ऑलरेडी कॉमन आ जाता, तो हमने ये जो स्टेप्स बाद में निकाले हैं इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती भी। अब जैसे फर्स्ट के आगे वाले पार्ट है, हर किसी में जरूरी नहीं कि इस तरीके से 2-2 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। हो सकता है कि यहीं पे कॉमन आ जाए और आपका सही आंसर निकला है भी। अगर कॉमन ना आए तो आपने देखना है भी किस तरीके से आपने कॉमन लेके आना है, और ये वाला स्टेप फिर आपने फॉलो करना है कि हाँ भाई आगे भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग अलग होती है। किसी में डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, किसी में थोड़ा लेंथी चला जाता है। तो मेन फोकस करना अपने पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे, ये वाली चीज, और इस स्टेप तक चले जाना है। अगर 24 या जिससे भी डिविजिबल हो, यहाँ मॉडुलस में लिख रखा हो, तो वो अगर कॉमन आ गया फिर तो हमारा काम हो गया। कॉमन ना आए तो जैसे भी करो भी कॉमन तो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दिस नंबर और ये जो भी नंबर था -0 वो हमें 24 से डिविजिबल दिखाना है। अगर 24 से हर एक n के लिए वो डिविजिबल है तो आप इस रिजल्ट को ट्रू बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोडुलो n टू विच 286 इज कंग्रुएंट। तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि एक छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो कि वो मॉडुलो 7 और वो कंग्रुएंट हो 286 के। दिस मीन्स कि 286 इज कंग्रुएंट टू लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो आपने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और यहाँ क्या है मॉडुलो 7। यानी कि 286 में से आप इसको ये लिख सकते हैं कि हम क्या माइनस करें कि वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, इज डिविजिबल बाय 7। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है कि 286 में से क्या क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखें कि वो डिविजिबल हो जाए 7 से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 286 को 7 से भाग करके देख लेते हैं भी। 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, आगे जाएगा नहीं तो ना जाने की 0, 6 हुआ रिमाइंडर। तो दिस मीन्स मैं 286 को क्या लिख सकता हूँ कि 7 इंटू 40 प्लस 6, यानी कि ये 6 एक्स्ट्रा है। अगर ये 6 रिमाइंडर ना बचता तो हमारा काम हो गया था, यानी कि डिवाइड हो गया था। दिस मीन्स ये जो 6 है यही क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से आप लिख सकते हो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 286 इज कंग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7, ठीक है ना, क्योंकि 286 माइनस 6 करोगे 287 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा भी। कम से कम आपको इतना तो माइनस करना ही पड़ेगा, 6 से छोटा माइनस कर लो फिर डिवाइड ही नहीं होगा, क्या फायदा है उसका। तो ये इस तरीके से था भी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम एज इट इज है भी, ये आप बड़ा सा मैं सेल्फ लिख देता हूं, खुद से करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए गैप कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या था, मॉडुलो 7 की जगह मॉडुलो 11 है, 286 की जगह 335 है। उसके बाद आते हैं 4th पे, लिस्ट ऑल द इंटीजर x इन द रेंज 1 to 100 सच दैट सेटिस्फाई जो दैट सेटिस्फाइज x इज कंग्रुएंट 7 मॉडुलो 17। तो उसको जरूर सेटिस्फाई करे। दिस मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आई कि जो x माइनस 7 है इज डिविजिबल बाय क्या होगा, 17 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 7 इज इक्वल टू सम 17k, यानी कि इसका मल्टीपल होगा, जहां पे अब k की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 सोन कुछ भी हो सकती है। अब k की वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, पुट k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 0 है तो ये x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आई, 7। अगर k को हम 1 पुट कर लेते हैं तो x माइनस 7 किसके इक्वल हुआ, 17 के। तो 17 और 7 x की वैल्यू कितनी हुई, 24। अगर k को हमने 2 पुट कर लिया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 17 इंटू 2 34, और 34 प्लस 7 x की वैल्यू कितनी आएगी, 41। अब सो ऑन, कहां तक आप पुट कर सकते हो इसको, k को 7 इंटू 5 पुट करोगे, 7 5 जा कितना आएगा भाई,
85, लेकिन ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से 100 तक होनी चाहिए। 41 तक तो चली गई, और आगे चलो k की जगह 3 पुट कर लेते हैं। 3 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस 7 और 17 3 जा 51, तो 51 में 7 ऐड होगा तो x की वैल्यू क्या आई 58। 58 तक पहुंच गए तो k की वैल्यू 4 और पुट कर लो, तो x माइनस 7 17 गुणा 4 हो गया 68, इस तरीके से प्लस 7 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 75। अब और पुट कर लेते हैं कि चलो यही लिख लेते हैं, k की वैल्यू हमने 5 और पुट कर दी, तो x माइनस 7 और ये कितना हुआ 85, तो x 85 प्लस 7 करोगे तो ये हो गया 92। अब x की वैल्यू 92 तक जा चुकी है 7 से लेके। अब अगर मैं इसकी जगह k की जगह 6 पुट कर लूँ, 17 इंटू 6 यहाँ पे, तो ये तो वैसे ही 100 प्लस हो जाएगा, और उसमें जब 7 और ऐड करोगे वो तो और भी ज़्यादा आएगा, लेकिन वैल्यू चाहिए हमें 1 से और 100 के बीच की, तो दिस मीन्स x की इतनी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं भी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। उसके बाद 5 है, राइट ए सिंगल कंग्रुएंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द पेयर ऑफ कंग्रुएंस x कंग्रुएंस मोडुलो 1 मोडुलो 4 एंड x इज कंग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3। इन दोनों के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। अब आपको ये इक्विवेलेंट का केस पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में सुना होगा आपने कि 1/2 है, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/6 लिखूं तो ये इक्विवेलेंट होगी, इक्वल नहीं होगी। अब जब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 1/2, अब ये 1/2 और 1/2 क्या होगा, इक्वल। अब अगर 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने लिखनी है तो आप 2/4 लिख सकते हो, 3/6 लिख सकते हो, और 8/16 लिख सकते हो, यानी कि बहुत सारी हैं। तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है, तो हमें एक और ऐसा लिखना है जो इन दोनों के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 मोडुलो, यहाँ से 4 गिवन है, और ये 4 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है। इसका मीनिंग क्या है कि x माइनस 1 है जो, वो 4 से डिवाइड होगा। इसका मीनिंग x माइनस 2 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ पूछूँ, ऐसा नंबर बता दो जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, तो दिस नंबर अगर कोई नंबर ऐसा है तो वो 12 से तो 100% डिवाइड होगा भी, अगर वो 3 और 4 से डिवाइड होता है। तो इस मॉड्यूलो में हमने कोशिश करनी है कि 12 बनाया जाए। 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलो 4 इंटू 3 12। क्लियर, इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही x इज कंग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3 है। अब इसको हमने क्या बनाना है 12, तो यहाँ से 4 से कर देते हैं। 4x इज कंग्रुएंट टू 4 इंटू 8 और मॉड्यूलो, और इसको 12 लिख लेते हैं। क्लियर। अब ये हुई इक्वेशन फर्स्ट, ये हुई इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 3x इज कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 12 हो गए दोनों। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 3x, x इज कंग्रुएंट टू 8 माइनस 3 5 मॉड्यूलो 12। क्लियर। अब मॉड्यूलो को माइनस मत कर देना कि ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये 8 मॉड्यूलो 12 है, ये 3 है, तो कितने बचे 5 मॉड्यूलो 12 बचे भी। क्लियर। तो दिस मीन्स ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों के क्या होंगी, इक्विवेलेंट होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल सो ऑन 1000 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 8, कि जब हम इस पूरे को 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें प्रूव करना है भी। अब जब स्टेटमेंट आप देखते हो तो लगता है कि 1 फैक्टोरियल से लेके 1000 तक के फैक्टोरियल है, कैसे सोल्व करेंगे। अगर इसको सोल्व करने बैठ गए तो थर्ड सेमेस्टर तो वैसे ही आ जाएगा। अब इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपने हर एक ये जो फैक्टोरियल है वो सोल्व करना पड़े। अब इस बिना फैक्टोरियल को ओपन किए हम इसको इजीली बता सकते हैं भाई। वो देखिए वो कैसे होगा। अब इसके लिए आपको फैक्टोरियल की नॉलेज होना जरूरी है भी। वी नो दैट कि जो 4 के फैक्टोरियल तक वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे कि जो 1 का फैक्टोरियल है वो 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल है वो 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6, 4 का फैक्टोरियल 6 इंटू 4 24। इस तरीके से, यानी कि लास्ट में हमने देखा कि एक 4 का फैक्टोरियल आया जो 8 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर 8 इज द डिविजर ऑफ 4 फैक्टोरियल, कि जो 8 है वो डिवीजर होगा 4 फैक्टोरियल का। इससे पहले वाले फैक्टोरियल 8 से डिवाइड नहीं होते थे। क्लियर।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ से, दिस इंप्लाइज कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं, 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब अगर इसको भी हम 8 से डिवाइड करेंगे ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 फैक्टोरियल लिखा है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं कि 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको 8 से डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो ऑन 7 फैक्टोरियल लिखे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल। अगर मैं 1000 का भी फैक्टोरियल लिख दूं, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1000। सो ऑन ओपन करोगे लास्ट में 4 फैक्टोरियल बनेगा, वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 8 से। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आई। तो हम ये जो सम है इसको ऐसे मान लेते हैं कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सो ऑन 1000 फैक्टोरियल है। तो यहां से देखिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अब 4 के आगे के देखो जितने भी फैक्टोरियल थे सभी में 4 फैक्टोरियल क्या था, कॉमन, और 4 फैक्टोरियल 8 से डिविजिबल था। यानी कि इन सभी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन लेंगे तो 5 में से तो वैल्यू क्या बचेगी, 5, आगे वैल्यू क्या बचेगी, 6 इंटू 5, आगे वैल्यू क्या बचेगी, 7 इंटू 6 इंटू 5, सो ऑन लास्ट में वैल्यू बचती जाएगी। और ये 4 फैक्टोरियल 8 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो 4 फैक्टोरियल और आगे वाले सारे नंबर हैं वो डिविजिबल है किससे, 8 से। तो इसको मैं लिख सकता हूं 8m। क्लियर, कि 8 इंटू एम, जहां पे ये m है कोई भी इंटीजर हो सकता है भी। अब देखो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 2 का 2 और 3 का 6, प्लस क्या हो गया 8m, 6 और 2 8 प्लस 1 9 प्लस 8m लिखा जा सकता है। दिस मीन्स इसको 9 को मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस 8 और प्लस 8m, 1 8 कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, m प्लस 1। क्लियर, अब s इस साइड था तो s माइनस 1 करोगे तो 8 इंटू क्या बना, वो m प्लस 1 बना भी। यानी कि जो s माइनस 1 है वो किसका मल्टीपल है, 8 का, क्योंकि 8 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तभी तो क्या आता है s माइनस 1। दिस इंप्लाइज, यहां से मैं आगे लिख देता हूं कि हम लिख सकते हैं कि s है जो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8 होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, s इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 8, कि s में से अगर हम 1 माइनस करें तो 8 से भाग होता है, वही तो यहाँ था कि s माइनस 1 8 का डिविजिबल था। दिस मीन्स s इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n। भी s में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, s क्या था, ये सारा सम जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, भी इसमें से 1 घटा दो तब जाके ये किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 8 से डिविजिबल नहीं है। दिस मीन्स रिमाइंडर क्या आया, जब s को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा भी। क्लियर, तो ये रिमाइंडर हो गया हमारा 1। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं और यहाँ आपके सिलेबस में भी हैं। तो हम वो एग्जाम वाली ट्रिक हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं और यहाँ वाली ट्रिक हम एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि 3 टू द पावर 40 अगर डिवाइड होता है 23 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है भी। उसके लिए मॉड्यूलो का यूज करते हैं हम, कॉन्ग्रुएंस का। अब इसको देखिए इस तरीके से कि 3 की पावर 40 है, फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। अगर मैं लिखूं 3 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 23। अब वो क्यों लिखा, क्योंकि 3 की पावर 1 3 माइनस 3 करोगे तो 0 और वो 23 से डिविजिबल है। अगर मैं 3 की पावर 2 लिखूं यहाँ तो क्या आएगा 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 मॉड्यूलो 23, क्योंकि 9 में से 9 माइनस करोगे तो वो भी क्या आएगा 0 और 0 डिविजिबल बाई 23। अब 3 की पावर 3 करें तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 27 मॉड्यूलो 23 लिख सकता हूँ भी यहाँ। अब आपको लग रहा होगा सर कि जो भी पावर लिख रहे हैं वही यहाँ लिख रहे हैं, सारे जीरो बन रहे हैं, क्या फायदा हुआ। अब सारे जीरो नहीं बनेंगे भी, वो देखिए। अब देखिए ऐसे तो 27 माइनस 27 जीरो हो गया, वो 23 से डिविजिबल है, लेकिन 27 को जब 23 से डिवाइड करते हो तो 4 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मीनिंग मैं ये क्या लिख सकता हूँ कि जो 3 टू द पावर 3 है इज कॉन्ग्रुएंट, ये 27 में से 23 तो ये ब्रैकेट खा गई, तो क्या बचा 4 मॉड्यूलो 23 लिखा जा सकता है इसको। क्लियर, देखो 27 है, 27 में से 4 घटाओगे 23, 23 को 23 भाग करेगा, बस सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझो इसको। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अभी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, रेजिंग
पावर 3 पावर रेज करते थे, तो 3 की पावर 3 तो पहले ही था और 3 पावर और होगी, 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64 और मॉडुलो 23 आया अभी। अब 3 की पावर यहाँ कितना हुआ 9 इज कंगुरेंट टू 64 मॉडुलो 23 है। जब 64 को हम डिवाइड करें 23 से यहाँ ऐसे, तो देखो 23 3 जा 69। अब आपको लग रहा है सर कैसे डिवाइड कर दिया, ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम ज़्यादा करके ऐसे -5 रिमाइंडर बचा सकते हैं कि नहीं, बचा सकते हैं भी -5 रिमाइंडर, यानी कि हम मैं इस 64 को लिख सकता हूँ 23 × 3 और -5। बात तो एक ही है, 20 में से अगर ये -5 रिमाइंडर बचेगा, अगर किससे डिवाइड करते हैं तो 23 से, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -5 और मॉडुलो 23 लिख सकता हूँ भी, क्योंकि 64 को क्या लिखा जा सकता है 23 × 3 और -5, यानी कि 64 को मैं लिख सकता हूँ -5 मॉडुलो 23। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी कि -5 और जो भी आया था उसको ये एक ही ब्रैकेट बना दिया, इनकी खा गया इसको ही। क्लियर? अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड तो क्या बोलेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है। अब हम रेज करते हैं, रेजिंग पावर 2। अब पावर 2 रेज करते हैं तो 9 × 2 3 टू द पावर कितना हुआ 18, -5 का स्क्वायर 25 मॉडुलो 23। अब 3 टू द पावर 18, 25 को 23 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मॉडुलो 23, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन रेजिंग पावर 2 करोगे तो 3 टू द पावर कितना हो गया 18 2 जा 36, और यहाँ से वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 4 और मॉडुलो 23। लेकिन पावर हमें क्या चाहिए थी भी, हमें तो पावर 40 चाहिए। अब 36 का अगेन स्क्वायर कर दिया तो वो 72 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या चाहिए 40। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं भी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर 36 और 3 की पावर 3 की पावर कितना हुआ 39 इज कंगुरेंट टू 4 × 4 16 और मॉडुलो कितना हुआ 23। क्लियर? अब देखो यहाँ पावर क्या चाहिए 40, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 टू द पावर 39 इज कंगुरेंट टू 16 3 जा 48, और यहाँ क्या लिख सकते हैं मॉडुलो 23। अब देखो ये कितना हुआ 3 टू द पावर 40 इज कंगुरेंट टू 48 को 23 से डिवाइड करोगे 23 2 जा 46, 2 रिमाइंडर बचा, तो दिस मीन्स 2 और मॉडुलो 23 लिखा जा सकता है इसको। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 टू द पावर 40 इज कंगुरेंट टू 2 मॉडुलो 23 आ गया। तो अगर यानी कि 3 टू द पावर 40 में से इस 2 को माइनस कर दे तब जाके वो 23 से डिविजिबल होगा। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर 3 टू द पावर 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बचेगा 2, जो ये हमने लिख रखा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। इसका एक सेकंड पार्ट और मैं करके दिखाता हूँ। अब आपको ये लग रहा है कि सर आपने 1 2 3 सो ऑन पावर किया, उसके बाद 40 तक लेके गए, यहाँ 3 की पावर 1 था सीधा ही 40 कर देते। अगर यहाँ डायरेक्ट 40 कर देते चलो लेफ्ट साइड में तो 40 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 40 उसी को तो निकालना है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू थोड़े ना पता है, तो ऐसा इसको स्टेप वाइज हमें सोल्व करना पड़ा। अब उसके बाद देखिए 48 टू द पावर 49 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं कि जो 48 है इसको अलग कर लेते हैं। अकेला अगर 48 को आप 7 से डिवाइड करोगे 7 6 जा 42, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज कंगुरेंट टू 6 मॉडुलो 7 लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में। अब इसकी पावर हमें 49 चाहिए, रेजिंग पावर 49 कर लेते हैं। तो 48 की पावर 49 इज कंगुरेंट टू 6 टू द पावर 49 और मॉडुलो 7 होगा। लेकिन अब आपने ऐसा कर तो लिया, अब 6 की पावर 49 को कैसे सोल्व करोगे भी, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे इसमें तो हम छोटी पावर लेके जा रहे थे, इसमें मैंने बड़ी पावर ले ली कि आप ये सोचोगे सर बड़ी पावर से हम नहीं कर सकते, कर इससे भी सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे वो किस टाइप की है, कैसे डिविजिबल होगी। अब देखो अगर 6 की पावर 2 हो यानी कि 36 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 7 5 जा 35 1 बचेगा, तो इज कंगुरेंट टू 1 मॉडुलो 7 लिख सकता हूं मैं।
कि भी 36 में से 1 माइनस कर दो तब जाके 7 से भाग होगा। क्लियर है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 6 की पावर हमें क्या चाहिए 49, तो रेजिंग पावर 24 कर देते हैं, इनकी 6 स्क्वायर की पावर 24 और यहाँ 1 की पावर कितना होगा 24 मॉड्यूलो 7। अब ये 24 क्यों किया, क्योंकि ये 1 है, यहाँ जो मर्जी पावर करो 1 ही रहेगा, तो 6 टू द पावर कितना होगा 48 इज कंग्रुएंट टू क्या लिख सकते हैं 1 मॉड्यूलो 7, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन हमें तो 6 की पावर 49 चाहिए थी, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 6 टू द पावर 48 इज कंग्रुएंट 6 हो जाएगा यहाँ मॉड्यूलो 7। तो 6 टू द पावर 49 को हम क्या लिख सकते हैं 6 मॉड्यूलो और यहाँ 7 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देते हैं कि 48 टू दी 49 को हम क्या लिख सकते हैं 6 टू दी 49 6 टू दी पावर 49 की जगह क्या लिखोगे 6 मॉड्यूलो 7। क्लियर। तो ये हुआ भी हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आया है, रिमाइंडर आया है 6, रिमाइंडर को आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे भी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। अब देखो ये तो कितना लंबा बना दिया, इसको शॉर्ट में थोड़ा जल्दी सा बता दिया। यानी कि अगर मेरे को ये लगा कि हाँ भाई इसमें 1 कहीं ना कहीं आ जा सकता है, तो 1 में तो आप जितनी मर्जी पावर ले लो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 3 9 27 आ रहा था, अगर यहीं से आपने पावर 10 या 20 कर दिया, 1 की पावर 20 1 की पावर 40, तो यहाँ फिर 3 की पावर 40 बनेगा, उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब जिस क्वेश्चन में यहाँ 1 बन गया वो तो समझ लो कि डायरेक्ट ही सोल्व हो गया, जितने मर्जी पावर कर लो। अगर यहाँ 1 के अलावा कोई और चीज बनी है तो उसमें थोड़ा टिपिकल इधर उधर स्टेप घुमाने पड़ते हैं भी, कहां से क्या आएगा कहां से क्या आएगा, तो तब जाके हमारा सोल्यूशन निकलता है। तो ये 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से करोगे, बाकी जितने पार्ट हैं वो आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट क्या है, सो दैट एवरी नंबर एंड इट्स क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द सेम रिमाइंडर, कि अगर किसी नंबर को और उसके क्यूब को हम किससे डिवाइड करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों केस में रिमाइंडर है जो वो सेम रहेगा। अब उस नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो नंबर किस टाइप का है, तो उसको हम मान लेते हैं भी, लेट के बी एनी नंबर, कि हमने नंबर मान लिया k है बिल्कुल। क्लियर। तो अगर k कोई नंबर है, मैं लिखता हूं कि k क्यूब माइनस k की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि ये नंबर का क्यूब है और ये नंबर है, इसके पीछे राज है। तो इसमें से k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या हुआ k माइनस 1 k प्लस 1। अब इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, k माइनस 1 पहले लिख लेते हैं, फिर k और फिर k प्लस 1। अब ध्यान से इसको चेक करिए, ये क्या बना, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजक्टिव इंटीजर्स। ये क्या है, कंजक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है भी। क्लियर। अगर ये 3 कंजक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, दिस मीन्स, अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल से तो पक्का डिवाइड होगा, और 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो क्या है 6 है। तो ये है जो नंबर वो 6 से डिवाइड होता है, और ये किसके इक्वल है k क्यूब माइनस k के। दिस इंप्लाइज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 6 इज द डिविजर ऑफ k क्यूब माइनस k आप लिख सकते हो। क्लियर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से इसको स्टेटमेंट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि k क्यूब इज कंग्रुएंट टू k मॉड्यूलो 6। दिस मीन्स k क्यूब माइनस k करोगे तो वो किससे डिवाइड होगा 6 से, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यूजिंग थ्योरम सेकंड, यूजिंग थ्योरम 2 आप लिख सकते हैं थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड में आपने क्या पढ़ा था कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो 6 हो, तो 6 को हम अगर a को 6 से डिवाइड करें, b को 6 से डिवाइड करें, तो दोनों केस में क्या आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा। थ्योरम चेक कर लीजिए। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट व्हेन k क्यूब एंड k is divided by 6 leaves the same remainder। तो ये क्या छोड़ते हैं
सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, तो ये आप कह सकते हैं भी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 पे आते हैं। a टू द पावर n इज कंग्रुएंट टू a मोडुलो a माइनस 1 और a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हम वैल्यू निकालते हैं a टू द पावर n माइनस a की। अब इसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है कि एक्चुअल में होगा, लेकिन हम ये स्टेटमेंट लेके चलते हैं भी। a कॉमन लेंगे तो a टू द पावर या n माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 माइनस में 1 टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हुआ x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम आइडेंटिटी की हेल्प से अगर सोल्व करें तो इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस 1 इंटू a की पावर, यहाँ से क्या आएगा n माइनस 2 प्लस a की पावर n माइनस 3 और साथ में क्या लग जाएगा 1 को लगाओ या न लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऑन 1 टू द पावर n माइनस 2 बचेगा। ये अलजेब्रिक फॉर्मूले से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके फैक्टर में a माइनस 1 हुआ, तो दिस मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि a की पावर n माइनस a इज डिविजिबल बाय, इसको हम किससे डिविजिबल दिखा सकते हैं कि a माइनस 1 से तो पक्का डिवाइड होगा, क्योंकि a की पावर n माइनस a की वैल्यू क्या है ये, और इसमें एक फैक्टर a माइनस 1 क्या है मौजूद है। तो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि a माइनस 1 इज द डिविजर ऑफ a n माइनस a। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो a टू द पावर n है इज कंग्रुएंट होगी a मोडुलो a माइनस 1 के, क्योंकि a टू द पावर n माइनस 1 करोगे तो डिवाइड होगा किससे a माइनस 1 से। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लेके चलनी है और इसको प्रूव कर देना कि a माइनस 1 से डिवाइड होगा, तो हमारा काम बन जाएगा भी। उसके बाद 10 है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। इफ a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n, मोडुलो m मोडुलो n दोनों आ गया इनकी, एंड एम एन है जो वो क्या है कोप्राइम है, यानी कि उनका जीसीडी एचसीएफ क्या आ रहा है 1, देन प्रूव दैट ए इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम एन होगा भी। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं जो गिवन स्टेटमेंट है उसका, इफ ए इज कंग्रुएंट टू बी मोडुलो एम, दिस इंप्लाइज कि जो m डिवाइड्स a माइनस बी, कि m किसका डिविजर होगा a माइनस बी का, एंड अगर a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n है, क्लियर, दिस इंप्लाइज जो n है वो भी डिवाइड करेगा a माइनस बी को, बट m और n दोनों a माइनस बी को डिवाइड करते हैं, लेकिन जो mn का HCF है वो 1 है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं mn क्या है कोप्राइम नंबर है, कि एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, दोनों कोप्राइम है, वो सेम नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं। तो जो 2 भी से भी डिवाइड हो रहा है, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दिस मीन्स वो 6 से तो पक्का डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है और कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है, दिस मीन्स वो 36 से तो 100% डिविजिबल होगा। कि जैसे हम 6 की डिविजिबिलिटी के जब हम केस पढ़ते हैं भी 2 से नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से जब उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। 4 वाला केस क्या होता है, जब हम उसका यूनिट प्लेस और जो 10 प्लेस है उन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल हो। और 6 का जो केस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो सेम वही स्टेटमेंट हुई, दिस इंप्लाइज कि जो अगर m a माइनस बी को डिवाइड करता है, n a माइनस बी को डिवाइड करता है और दोनों क्या है कोप्राइम है, दिस इंप्लाइज जो mn है वो भी डिवाइड करेगा किसको a माइनस बी को। दिस इंप्लाइज जिसको हम क्या लिखते हैं a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो mn लिख सकते हैं। क्लियर, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। अगर ऐसा आपको नहीं पता है तो आप ये देखेंगे सर बस वैसे ही 2-4 लाइनों में क्वेश्चन सोल्व कर दिया लेकिन समझ में कुछ आया ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि डिवीजन रूल क्या है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, अब हम सेकेंड चैप्टर पे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको ऐसे इस तरीके से आना चाहिए, सारी थ्योरम्स जो भी था सारा कुछ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की थ्योरम भी यहाँ कई क्वेश्चन के अंदर यूज हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m
n greater than 0 and n is the divisor of m, prove that a is congruent to b modulo n होगा। तो हम यहाँ से जो गिवन स्टेटमेंट है उसी का यूज करते हैं। हेयर a is congruent to b मोडुलो m है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जो m है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को, क्लियर। बट यहाँ क्या दे रखा है कि n है जो वो डिवाइड करता है m को। दिस इंप्लाइज n अगर m को डिवाइड करता है तो n a माइनस बी को तो पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि n m को डिवाइड करता है, m a माइनस बी को डिवाइड करता है। अगर n इज द डिविजर ऑफ a माइनस बी है, दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो n हम लिख सकते हैं भी इस स्टेटमेंट से, क्लियर, कि a माइनस बी को डिवाइड करेगा n। तो यही हमें प्रूव करना था, सिंपल सा है बस। उसके बाद 12 पे आते हैं। इफ a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड c इज कंग्रुएंट टू d मोडुलो m, देन प्रूव दैट ap प्लस cq इज कंग्रुएंट होगा bp प्लस dq मोडुलो m के फॉर ऑल इंटीजर p एंड q के। तो स्टार्टिंग में लिखते हैं हेयर a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग द कंग्रुएंस बाय p, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, AP इज कंग्रुएंट टू BP मोडुलो और m लिख सकते हो भी इसको, क्लियर। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद और क्या हमें गिवन है कि जो C है वो D मोडुलो m के इक्वल है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग द कंग्रुएंस विद, या फिर इस तरीके से लिखोगे बाय q से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, CQ इक्वल टू DQ मोडुलो m, ये सेकंड इक्वेशन। अब उसके बाद लिखते हैं एडिंग द कंग्रुएंसीज 1 एंड 2, इन दोनों कंग्रुएंसीज को हम क्या कर लेते हैं, ऐड। इस पूरे को हम कंग्रुएंस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, ये क्या हो गया, कंग्रुएंस। कहीं इसको इक्वेशन समझ लो कि a इज इक्वल टू दे रखा है, यहाँ 3 लगे होते हैं, 1 2 3, ये हमेशा याद रखना। जल्दबाजी में कई बार अगर मैं भी इक्वल लगा दूं इसकी जगह, तो आप समझ लिया करो कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, इक्वल वाला है, कंग्रुएंट वाला है। कई बार नहीं ध्यान में रहता, और आपने भी इसको अच्छी तरीके से आपके माइंड में रखना है कि आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो। अगर इन दोनों कंग्रुएंट को आप ऐड करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, AP प्लस CQ इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, BP प्लस DQ इज कंग्रुएंट टू मोडुलो m। इस तरीके से आप लिखोगे। अब यहाँ कंग्रुएंट आएगा कि AP प्लस CQ इज कंग्रुएंट टू BP प्लस DQ मोडुलो m। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था भी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, बस दो ये इक्वेशन वगैरह एक कंग्रुएंस बना के और मल्टीप्लाई करके फिर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है भी। नेक्स्ट पे आते हैं 13 पे। सो दैट इफ a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m, इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल टू bx मोडुलो mx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल होता है फॉर ऑल का होता है, ये वी सा बना के और बीच में से कट कर देते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से देखिए इस कंडीशन पे बताना है भी। अब जो हमें गिवन है वो हम मान लेते हैं कि a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m है, ठीक है। उल्टा चलते हैं इसका। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना, अगर ये हमें गिवन हो तो हम इसका उल्टा करते हैं कि हम इसको गिवन मान लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं कि अगर a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो m हो, दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स a माइनस b, कि m है जो a माइनस बी को डिवाइड करेगा। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों साइड हम x से मल्टीप्लाई करें कि mx डिवाइड करेगा a माइनस बी एक्स को। बात तो एक ही है, x x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि mx डिवाइड्स ax माइनस बी एक्स। तो हम ये भी लिख सकते हैं x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। और यहाँ से अगर हम इसको कंग्रुएंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ax इज कंग्रुएंट टू bx मोडुलो mx, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ax माइनस बी एक्स को क्या डिवाइड करेगा, mx। तो ये प्रूव हो गया। अगर हम इसका कन्वर्ज करें तो कन्वर्ज भी ट्रू हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि mx डिवाइड्स ax माइनस बी एक्स, और अगर हम ऐसे इस लिखें कि mx डिवाइड्स a माइनस बी और x ले लिया कॉमन, x दोनों साइड से हटा देते हैं, m डिवाइड्स a माइनस बी, दिस इंप्लाइज यहाँ क्या लिख सकते हैं, a इज कंग्रुएंट टू b मोडुलो
m होगा। तो आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसका कन्वर्ज भी ट्रू है और ये भी ट्रू है भी। क्लियर। तो इस 13 क्वेश्चन के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट वो होती है कंप्लीट, जो बिल्कुल ही सिंपल सी एक्सरसाइज है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगी भी। अगर आप एसएससी सीजीएल वगैरह इनकी तैयारी करते हैं, बैंकिंग वगैरह की, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, उस टाइप के क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये रिमाइंडर वगैरह के क्वेश्चन कई बार डाल दिए जाते हैं, तो वो वहां भी आप यूज कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना हर एक पार्ट को। और सारी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है, तो इसमें से अगर और भी कोई आपको डाउट है किसी पार्ट से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसकी पीडीएफ या कोई अदर वीडियो उसकी बनाई जाए। तो जैसा भी है वीडियो के बारे में आप अपने व्यूज जरूर दिया करें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या हेल्प हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। क्योंकि मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प की जाए। जितने ज़्यादा आप लोग जुड़ोगे, तो वीडियो तो देखो मैंने एक ही बना के डालनी है, अगर उसको 10 देखते हो तब भी वही रिजल्ट है, 100 देखते हो भी 100 की हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हम हेल्प कर सकें भी। तो आप भी वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जो इस मैथ्स को पढ़ रहे हैं या फिर वो कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो उनके काम आ सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।